चले, कल लास्ट में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी वो था शायद मेरे हिसाब से रिएक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी हो गई थी, और हम रिएक्शन विद एयर पे चल रहे थे। एयर में कुछ पॉइंट्स आपको लिखा दिए गए थे, है ना? दोनों में कंफर्म कर लेना पहले। वहां वाले में तो रिएक्शन विद एयर हो गया था, एयर एयर ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर बता दिया था ना, इतना ड्राई एयर मॉइस्ट एयर हाई फाई वाले। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना? सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, दैट वाज रिएक्शन विद एयर। और रिएक्शन विद एयर में आपको ये बताया गया था कि एयर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला आएगा ड्राई एयर, दूसरा आएगा मॉइस्ट एयर। और ड्राई एयर बात करें तो ड्राई एयर में आपको जो कंपोनेंट्स लेके चलने होंगे वो होंगे O2 और N2,
और मॉइस्ट एयर में जो कंपोनेंट आपको लेके चलने होंगे वो टू में मेनली जो आएगा वो वाटर आएगा और CO2 आ जाएगा। वाटर एंड CO2 ये मेन कंपोनेंट। वो बोला भी था कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, खुद का ऑक्साइड। फिर वो ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। जल्दी आ जाओ फटाफट, अपने सबसे व्यवस्था देख। और फिर हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनेट। एक और चीज बोली थी, जो कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा उस कार्बोनेट को अगर आप फर्दर और CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो फिर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। वो जो बाइकार्बोनेट है वो काम आएगा कहां पर, जहां पर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाली कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ समझने का था। फिर हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में। उसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि ग्रुप 1 में अगर आप एयर से रिएक्शन करते हैं तो एयर से ग्रुप 1 का हर एलिमेंट रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड। लेकिन नाइट्रोजन से केवल और केवल कौन रिएक्ट करेगा, लिथियम। आपको बोला था नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं केवल जो हाई फाई वाले हैं, और ऑक्सीजन से लगभग पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट रिएक्ट करता है। जो रिएक्ट नहीं करते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और कौन कौन है जो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो बेटा AU एंड PT, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको, नोबल मेटल्स। और साथ ही साथ सम इनर्ट गैसेस। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको दे रखा है कि कुछ इनर्ट गैसेस जैसे कि जेनॉन तो रिएक्ट करता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन जेनॉन के अलावा जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये AU और PT भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। कौन कौन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, नोबल मेटल्स एंड नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करते। बाकी सबकी अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन में केवल हाई-फाई और इससे जो रिएक्ट नहीं करते वो बता दिया। बाकी सब इससे क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे। स्टूल है नहीं हो तो इधर ले लेना ना बेटा, और जिसके स्टूल खत्म हो जाए ये ले लेना। हाँ ले लेना, क्या दिक्कत, बैठ जा, बैठ तू बैठ, तेरा बैठना जरूरी है। ठीक है, अब सुना आगे। अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ड्राई एयर मॉइस्ट एयर को समझने के बाद। इसमें आपको बताया था ग्रुप 1 में ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जिन्होंने लिख रखा है, अगर लिखवा रखा है ये पॉइंट तो देख लेना, नहीं लिखवा रखा है तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। ग्रुप 1 के साइड में ऑल ग्रुप 1 मेंबर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑल ग्रुप 1 मेंबर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एयर में ग्रुप 1 के साइड में लिखेंगे ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स या ऑल ग्रुप 1 मेंबर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। Group 1 members react with oxygen to form their oxides. All group 1 oxygen to form their oxides. Whereas only lithium reacts with nitrogen. के बारे में बात हुई बेटे। ग्रुप 2 में सारे के सारे मेंबर जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड बनाने के लिए। लेकिन उसमें एक खास बात ये आती है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो, उसके बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट। स्टेटमेंट लिखेंगे ग्रुप 2 में, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट, beryllium and magnesium are kinetically inert towards oxygen, kinetically inert towards oxygen। इसका मतलब क्या है कि नहीं करते हैं, या फिर मैंने है ना इसका आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो सरफेस है उसके ऊपर पैसिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू पैसिव लेयर फॉर्मेशन। पैसिव लेयर या ऑक्साइड लेयर बोलते हैं, बात एक ही है। काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू पैसिव लेयर फॉर्मेशन, due to passive layer formation, आइए बैठ गए, नीचे मत चले जाना। ड्यू टू पैसिव लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो पैसिव लेयर फॉर्मेशन की बात करें, इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए बेरिलियम लिया या मैग्नीशियम लिया, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट, तो ऑक्सीजन उसके ऊपर क्या बना लेगा बेटा, एक लेयर बना लेगा। और वो जो लेयर बनाएगा ऑक्सीजन, वो इतने स्लोली रिएक्ट करेगा, काइनेटिकली इनर्ट मतलब बहुत काइनेटिक बहुत कम होता है, तो इतनी स्लो रिएक्शन होगी कि आपको ऐसा देखने में लगेगा कि वो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। तो उसको हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि बेरिलियम या मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन होगा।
फिर क्या करेंगे, अगर आपको रिएक्शन बढ़ाना है, रिएक्टिविटी बढ़ाना है, तो आप जानते हैं पाउडर फॉर्म में उसको लेके आएंगे। पाउडर फॉर्म करने से क्या होता है, आप काइनेटिक्स वगैरह में पढ़ चुके हो, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो आगे करेंगे, बट इन पाउडर्ड फॉर्म, it becomes reactive. But in powdered form it becomes reactive. ठीक है। बाकी इसके अलावा बाकी जो मेंबर्स हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो अगला स्टेटमेंट लिख लेना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इजीली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम easily react with oxygen. और अगले कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इजीली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है। इसके आगे लिखेंगे ऑल ग्रुप 2 मेंबर्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, ऑल ग्रुप 2 मेंबर्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, all group 2 members react with oxygen to form, why beta yes all group 2 members react with nitrogen to form their nitrites, to form their nitrites, to form their nitrites। चलिए, ये तो बात हो गई बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो ऑक्सीजन या है ना एयर में हम लोगों को कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना था। इसके अलावा ग्रुप 1 में एक पॉइंट और आता है कि ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, है ना। मेटालिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो याद करिएगा कल हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपैरिजन में अगर मेटालिक कैरेक्टर देखा जाए तो ग्रुप 1 का मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो ग्रुप 1 के जो मेंबर्स है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और अगर ग्रुप 1 के मेंबर्स को आपने ओपन एयर में रख दिया तो इनका क्या हो जाता है बेटा, टार्निशिंग हो जाता है। टार्निशिंग मतलब इनका जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, वो खराब हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि टार्निशिंग हो जाता है। तो इसका टार्निशिंग हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए आप इन ग्रुप 1 के मेंबर्स को कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं और लिथियम को पैराफिन वैक्स में स्टोर किया जाता है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्रुप 1 के साइड पे लिख लीजिएगा। ग्रुप 1 मेंबर्स आर हाईली रिएक्टिव, ग्रुप 1 मेंबर्स आर हाईली रिएक्टिव, ग्रुप 1 मेंबर्स आर हाईली रिएक्टिव when kept in open, so when kept in open, so when kept in open they get tarnished, they get tarnished, they get tarnished, therefore they are stored in kerosene, therefore they are stored in kerosene, therefore they are stored in kerosene। सारे मेंबर्स को एनसीईआरटी की लाइन बोलती है, लेकिन लिथियम के बारे में अलग से ध्यान रखिएगा। कैरोसिन दिख रहा है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, लिथियम के आप अलग से लिख लीजिए, लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स, लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। चलिए, ये तो एयर की, अब एयर के कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उनमें आ रहा है सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन में क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है। देखिए, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा बेटा, ऑक्साइड। अभी हम लोगों ने ये बात कर ली कौन कौन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। गोल्ड, प्लेटिनम एंड सम इनर्ट गैसेस विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। उसके अलावा हर कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कोई नॉर्मल फॉर्म में कर लेगा, कोई पाउडर फॉर्म में कर लेगा, लेकिन कर जरूर लेगा रिएक्शन। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है। अब ऑक्साइड तो बनाएगा, लेकिन ऑक्साइड में भी अलग अलग कैटेगरी बनेगी, नॉर्मल और फिर सुपर ऑक्साइड। तो आइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कल हम लोगों ने साइज का ऑर्डर पढ़ा था, और साइज के ऑर्डर में मैंने आपको बोला था कि साइज से कल हमने हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हार्डनेस, सॉफ्टनेस में मैंने आपको बोलता जो छोटा होगा हार्ड होगा, बड़ा होगा सॉफ्ट होगा, और जो हार्ड होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो सॉफ्ट पॉइंट कम। डेंसिटी को मास से सॉल्व किया था, है ना। तो अब हम लोग यहां पर आगे बात कर रहे हैं साइज से, हम इसके ऑक्साइड के ऑर्डर को भी समझेंगे। बेटा, इनमें उससे बड़ा कौन है, लिथियम। ये जो तीनों है जो कि स्मॉल मेंबर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, इन सबकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं
तो ये सब नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? नॉर्मल ऑक्साइड। क्यों नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, उसके कारण क्या है? अगर तो देखिए सारा खेल होता है सरफेस एरिया का। अगर किसी मेटल के पास, ध्यान सुनेगा, अगर किसी मेटल का सरफेस एरिया कम है और आप इसे, जैसे मान लो इस रूम में पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है और उसमें अपन ने लाके क्या रख दिया, एक छोटा सा मेटल रख दिया लिथियम का, तो मेटल का सरफेस एरिया कम है और मेटल का सरफेस एरिया कम है, तो आप उसको कितनी भी ऑक्सीजन दे दो, उसके सरफेस एरिया पे जितनी ऑक्सीजन आ सकती होगी उतनी ही एट अ टाइम रिएक्ट करेगी, भले आप कमरे में कितनी भी ऑक्सीजन भर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी मेटल को लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में देखिएगा, सरफेस एरिया छोटा है और आपने कितनी भी ऑक्सीजन दे दी, कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने का मतलब है O पे -2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन बाई चांस जो मेटल आपने लिया वो छोटे से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब मीडियम साइज मेटल है, तो मीडियम साइज मेटल में क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, और अगर सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो जो पहले नॉर्मल ऑक्साइड बन रहा था उससे, उसको बनाने के बाद वो और ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता होगा। क्यों कर सकता होगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया पहले वाले मेटल के मुकाबले ज्यादा है। तो जब वो और ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा तो बेटा नॉर्मल ऑक्साइड से ज्यादा अगर कोई ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता होगा तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? परऑक्साइड का। और अगर सरफेस एरिया और ज्यादा हुआ या साइज ऑफ मेटल और ज्यादा हुआ तो वो और ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता होगा। और एक बात समझे, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई मेटल सुपर ऑक्साइड बनाता है तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड भी बना सकता है? यस yes. अगर कोई परऑक्साइड बनाता है इसका मतलब वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, डिपेंड। आपको बोला जो सुपर ऑक्साइड वाला है या जो परऑक्साइड वाला, पहले इसके लिए समझ लेते हैं। मान लो कोई परऑक्साइड बनाता है, जैसे सोडियम की बात होगी, तो जब आप सोडियम को लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, और जब आप सोडियम को एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तब क्या बनेगा? सुपर सॉरी पर ऑक्साइड। ऐसे जो सुपर ऑक्साइड बनाते होंगे उनको आपने बिल्कुल लिमिटेड ऑक्सीजन दी तो नॉर्मल ऑक्सीजन दी, पर ऑक्साइड और एक्सेस ऑक्सीजन दे दी तो सुपर ऑक्साइड। तो एक बात समझ ले, नॉर्मल ऑक्साइड इनमें से हर कोई बनाएगा, बस समझना यह है कि पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तक पहुंच जा सकते हैं, और वो वही जाएंगे जिनका सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा होगा। आइए, लिथियम मैग्नीशियम ने बनाया नॉर्मल ऑक्साइड, साइज का ऑर्डर याद करिएगा, जिगजैग जिगजैग उल्टा है, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, इन्होंने बना लिया नॉर्मल ऑक्साइड। अब इससे बड़े साइज पे चलते, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम। ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं ये सब थोड़े से बड़े सरफेस एरिया के हैं, मतलब इस पूरे एस ब्लॉक में मीडियम साइज नहीं है, तो ये क्या बनाएंगे बेटा? परऑक्साइड। और इनसे भी जो बड़े हैं रुबिडियम और सीजियम, इनका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है और इसलिए किसका फॉर्मेशन करेंगे? सुपर ऑक्साइड का। पहले तो ये जो लिखा हुआ है इसको तो आप अलग से कहीं पर मार्जिन में लिख लीजिएगा, और ये जो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की बात लिखी गई इसको लिखें, फिर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिस्पेक्ट में जो अलग अलग पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। लग कैसे गई तेरे को? कौन है? बॉय को बुलाओ अंदर का, बाहर क्या कर रहा है? हाँ। बॉय के लिए जगह खाली करके चलेगा वो। शाबाश। ऑनलाइन कर रहा है? हाँ ठीक है, करना।
या तो यहाँ लगा ले या उधर आगे जगह। निकल जाएगा। चलिए, है ना। अब ये जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया, ध्यान से देखिएगा। लिथियम ने बना लिया बेटा नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने क्या बना लिया? सुपर ऑक्साइड। ग्रुप 1 में एनसीईआरटी जो लिखता है, ये तो हमने नॉर्मल बात करी। एनसीईआरटी में ऑक्साइड्स के बारे में दो जगह पर दो अलग अलग बातें लिखी हुई है, बहुत ध्यान सुनिएगा। पहला तो एनसीईआरटी बोलता है कि लिथियम क्या बनाता है बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। और एक जगह पर लिखता है कि लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो नॉर्मल ऑक्साइड को बनाता है प्लस सम पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करता है, मतलब थोड़ा बहुत माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लिथियम और क्या बनाएगा, तो हमारा आंसर तो क्या रहेगा बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा ऑप्शन आ जाए या स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए कि लिथियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कैन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड अलोंग विद सम पर ऑक्साइड, तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं यहां पर, ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा। लिथियम reacts with oxygen, lithium reacts with oxygen, lithium reacts with oxygen to form normal oxide. Lithium reacts with oxygen to form normal oxide along with some peroxide, along with some peroxide, along with some peroxide. और ऐसे ही सोडियम के बारे में भी लिखा हुआ है कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन बेटा peroxide along with some superoxide। लिखिएगा, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म peroxide, sodium reacts with oxygen to form peroxide along with some superoxide, along with some superoxide, along with some superoxide। चले, ये दो प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने देखी जो लिथियम और सोडियम के बारे में अलग से लाइन थी एनसीईआरटी में। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। ये जो बड़े आयंस है नॉर्मल ऑक्साइड के मुकाबले, जो पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड, ये बड़े आयन, याद करिए, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। ये मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक को हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी में क्या माना था? छोटा। और पॉली एटॉमिक को क्या माना था? बड़ा। और मैंने आपको बोलता छोटा छोटे के साथ स्टेबल होकर बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है यहाँ पर, जो सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं, इनको कौन स्टेबलाइज करेगा? छोटे आयन स्टेबलाइज करेंगे या बड़े आयन स्टेबलाइज करेंगे? बड़े आयन। ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा। large anions like peroxide and superoxides, large anions like peroxide and superoxides, large anions like peroxides and superoxides are stabilized by large cations, are stabilized by large cations। ठीक है, वो लार्ज केटायंस के नाम नहीं लिखा रहा हूं, आपको पता है पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड किसके साथ स्टेबलाइज हो सकते हैं, सब बातें हमने यहां पर कर ली। अब आगे बात करते हैं इसमें, अगला जो पॉइंट आता है ग्रुप 2 के साइड में, हमने ये तो देख लिया कि बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम क्या बना रहे? पेरोक्साइड। कल आपको पेयर बताए थे, तो बेरिलियम मैग्नीशियम का एक पेयर बताया था, आप देख सकते हैं ये क्या बना रहे? नॉर्मल ऑक्साइड। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का पेयर है, अगेन क्या बना रहा है बेटा? सुपर ऑक्साइड। अब इसमें और क्या बातें लिखता है एनसीईआरटी में? लिखता है कि जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है और ये जो पेरोक्साइड होता है, ये दोनों जनरली कलरलेस होता है और डायामैग्नेटिक होता है। जबकि अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे, ये कलर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। इस तरह की लाइन एनसीईआरटी में देखिए। तो ग्रुप 2 के साइड में जहां भी स्पेस है, मतलब आपके पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, वहां लिखिएगा नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर, नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर generally colorless and diamagnetic, are generally colorless and diamagnetic। ठीक है, डायामैग्नेटिक हमको इलेक्ट्रॉन के काउंट से समझ में आ जाता है। O पे जो 2 माइनस है, जो नॉर्मल ऑक्साइड है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 पेयर्ड है सारे। और ये हम लोग एमओटी में पढ़ चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है वो डाया होता है। ठीक है, तो ये दोनों डायामैग्नेटिक है।
लाइन चेंज करके लिखेंगे सुपर ऑक्साइड के बारे में। सुपर ऑक्साइड्स आर ऑरेंज ऑब्लिक येलो इन कलर। सुपर ऑक्साइड्स आर ऑरेंज ऑब्लिक येलो इन कलर। दो तरह के कलर दिखाते हैं सुपर ऑक्साइड, या तो ऑरेंज या फिर येलो। ड्यू टू लैटिस डिफेक्ट, है ना। आप सॉलिड कि आपने डिफेक्ट्स पढ़े होते हैं, जिसमें लैटिस डिफेक्ट्स में है ना वेकेंसी डिफेक्ट आ जाते हैं, एक्सेस डिफेक्ट, हुए डिफेक्ट वहां पर लगेगा, जिसकी वजह से ये कलर्ड होते हैं और इनके येलो और ऑरेंज। आगे लिखेंगे पैरामैग्नेटिक एंड दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर के भी होते हैं एंड दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। चलिए, ये तो के बारे में ऑक्साइड्स के बारे में। अब इसमें एक बात और समझ लेते हैं हम लोग ऑक्साइड्स में। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं तो आपको जब हमने थर्मल स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगर कंपाउंड दिखता है उस कंपाउंड को देख के आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि ऑक्साइड्स के अंदर नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को देखकर आपको पहचानने में आना चाहिए, देखने में। तो हम लोगों अगर इसके तो बेटा ये जो ग्रुप वन है, सपोज इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो ग्रुप वन में जो मेटल होते हैं उनके ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। और नॉर्मल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल ऑक्साइड ये होता है, पर ऑक्साइड ये होता है और सुपर ऑक्साइड ये होता है। दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड, दिस इज पर ऑक्साइड, दिस इज सुपर ऑक्साइड। अब अगर हम लोग इनके फॉर्मूले की बात करें तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको, लेकिन एक बार फिर भी बता दे रहा हूं। अब देखिए, इसमें जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा? अपना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ग्रुप वन के जो नॉर्मल ऑक्साइड वो कैसा बनेगा? M2O टाइप का। ये नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा, जैसे Li2O, Na2O, K2O। ग्रुप वन के अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें तो बनेगा M2O2, जैसे Li2O2, Na2O2, K2O2, इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला MO2 टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। ये ग्रुप वन के नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। ग्रुप टू की बात करें तो ग्रुप टू में अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो ग्रुप टू में चार्ज कितना होता है बेटा? +2 एलिमेंट्स का। अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ऑक्साइड लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पर ऑक्साइड लेते हैं, तो नॉर्मल ऑक्साइड में इस तरह का फॉर्मूले को अगर आप देखें, सुपर ऑक्साइड नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड या पर ऑक्साइड बनाते, तो 2 और 2 कैंसिल। तो इसका जो नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा वो MO टाइप का बनेगा, जैसे BeO, MgO, CO, इस तरह का। और इसका जो पर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा? MO2 टाइप का। तो ऐसे फॉर्मूला रट मत लेना। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि आप देखो, ग्रुप वन के जो सुपर ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला दिख रहा है वही ग्रुप टू में पर ऑक्साइड का फॉर्मूला दिख रहा है। इसलिए आपको फॉर्मूला चेक करना हमेशा आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला नॉर्मल ऑक्साइड का होता है, कौन पर ऑक्साइड का होता है और कौन सुपर ऑक्साइड का होता है। आगे बात करते हैं। ये तो फॉर्मूला बनाना बता दिया, इसमें कुछ ज्यादा है ना, दम वाली बात ऐसे है नहीं, आपको पता होना चाहिए पहले से। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, ध्यान सुनेगा। जब लिथियम का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराया तो लिथियम ने फॉर्मेशन किसका करना है बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड का। जब सोडियम का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराया तो सोडियम फॉर्मेशन करेगा पर ऑक्साइड का भी बनाएगा। लेकिन अभी हम जो एक्सेस प्रोडक्ट में बन सकता है उसकी बात कर रहे हैं, वो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का जब रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराया तो उनका जो एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? सुपर ऑक्साइड। ये तीनों प्रोडक्ट में यहां पर पोटेशियम के बदले अगर हम रुबिडियम ले ले या सीजियम ले ले तो भी यही रिएक्शन होने वाली है, हमें पता होना चाहिए। ये तो हमने नॉर्मल रिएक्शन लिखी, लेकिन एनसीईआरटी में ये जो नॉर्मल ऑक्साइड है, जो पर ऑक्साइड है और जो सुपर ऑक्साइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस भी दे रखा, इसका हाइड्रोलाइसिस भी दे रखा है, इनका वाटर से रिएक्शन दे रखा है। और जो वाटर से रिएक्शन है उसको समझिएगा ध्यान से। एक लाइन बोल रहा हूं यहां पर, वो लाइन क्या है? किसी भी ऑक्साइड में डालने पर आपको हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। क्या बोला मैंने? किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालने पर आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा। आगे जाके हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। उस हाइड्रोलाइसिस में इधर आ जाओ, इस हाइड्रोलाइसिस में है ना, हाइड्रोलाइसिस में ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस के अंदर हमें बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी होगी और वहां पर मेनली हम लोग ऑक्साइड्स का हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ेंगे। और ये जो बात अभी आपको बताई जा रही है ऑक्साइड वाली, ये काम आएगी आखिरी तक। जब तक हम ग्रुप 17 तक पढ़ेंगे तब तक ये बात बार बार रिपीट होगी। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर हमें क्या मिलता है बेटा? हाइड्रोक्साइड मिलेगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगर मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। ध्यान रखिए। अभी आप देखो, जैसे Li2O को पानी में मिलाया
तो आपको मिलेगा LiOH, Na2O2 को पानी में मिलाया तो NaOH, और KO2 को पानी में मिलाया तो KOH। अब ये तो एक प्रोडक्ट हुआ, इस लाइन को बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखिए, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, ध्यान सुनिए, ये रिएक्शन तो यहीं पे जाके खत्म हो जाए, बैलेंस हो गई। आप इसको बैलेंसिंग करेंगे तो 2 मोल्स पे जाके ये बैलेंस हो जाएगा, खत्म है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, Na2O2 को पानी में डाला तो NaOH तो मिलेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट में मिलेंगे, नीचे की दो रिएक्शन है उसमें बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, और बाय प्रोडक्ट काम के सुनना, क्या ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है Na2O2, ये नॉर्मल ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड। लाइन सुनेगा, आगे जाके सिलेबस में हाइड्रोजन चैप्टर में हमें H2O2 का प्रिपरेशन करना है। किसका प्रिपरेशन करना है, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रिपरेशन करना है। वहां पर आपको अगर याद हो तो एक प्रिपरेशन आता है बेरियम के परऑक्साइड से, BaO2 का H2SO4 से रिएक्शन आता है, और एक आता है वहां मार्शल और कैरोल एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराता है। तो मैं अभी जो लाइन बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काम आएगा आगे भी हाइड्रोलाइसिस में, और 5-6 जगह सिलेबस में ये लाइन आपको काम में आएगी। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को, ये हो या कोई भी हो दुनिया का परऑक्सी कंपाउंड, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी या फिर एसिड में मिलाने पर H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान सुन लीजिए, क्या बोला मैंने, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी या फिर एसिड, अभी पानी का काम आएगा हमें मेनली, बट एसिड भी यूज आएगा प्रिपरेशन में। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी या फिर एसिड में मिलाने पर H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। इस लाइन को एज इट इज लिखेंगे, आगे आते। अच्छा, इसका ये जो मैकेनिज्म है NaOH और H2O2 का, ये भी समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए जो NaOH बना रहे हम लोग, तो हमने पहले क्या लिया, Na2O2 लिया, और Na2O2 का करा रहे हम लोग हाइड्रोलाइसिस। ध्यान सुना, इसको आयंस में ब्रेक करिए। जब भी हाइड्रोलाइसिस की बात आएगी, है ना, थ्रू आउट का सिलेबस याद करिएगा, जब हमने क्लोरीन के हीटिंग की बात करी थी तो वहां पर भी एक जगह कोवेलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड्स में हाइड्रोलाइसिस आया था। उस टाइम पे मैंने आपको आयंस में ब्रेक करके बोला था, जुगाड़ से हम लोग सॉल्व करें, तो आप इसको पहले आयंस में ब्रेक करो। हाइड्रोलाइसिस जहां भी आए आप पानी में तोड़ दो, और इसको तोड़िए, H2O2 लिख दो, सॉरी मैंने, Na2O2 को जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो उसको ऐसे तोड़ दीजिए। ये परऑक्साइड और ये हो गया आपका वाटर, हाइड्रोलाइसिस करा दी, केटायन एनायन का एक्सचेंज करा दीजिए। आप जुगाड़ बता रहा हूं, क्या एक प्रोडक्ट आपको NaOH बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट ये आपस में कंबाइन हो गए, और जब ये आपस में कंबाइन हो गए तो इसका 2 यहां जाएगा, उसका 1 यहां आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, H2O2, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एज इट इज बनेगा। तीसरे रिएक्शन पे चलिए, यहां पर सुपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, एक बात बताओ, नॉर्मल ऑक्साइड के मुकाबले पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी, तो क्या हुआ, इसने हाइड्रोक्साइड बनाया, इसने वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था, हाइड्रोक्साइड तो इसने ही बनाया, पर वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था वो बचे हुए पानी पे अटैक करता है, और क्या बनाता है, H2O2, पानी को ऑक्सीडाइज करता है। और ये वाले केस में बताइए, क्या परऑक्साइड के मुकाबले सुपर ऑक्साइड में और भी ज्यादा ऑक्सीजन है या नहीं, तो जितनी रिएक्शन परऑक्साइड ने दिखाई है उतनी रिएक्शन सुपर ऑक्साइड भी दिखाएगा, लेकिन उसके बाद इसके पास और भी ऑक्सीजन है, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ध्यान सुनना, अब इसको भी मैकेनिज्म से समझा देता हूं, वैसे तरीका आपको बता दिया। अब देखिए KO2 लिया आपने, तो KO2 को ब्रेक करा तो ऐसे ब्रेक करा, और इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब पानी से रिएक्शन करा रहे हो, पानी से रिएक्शन करा रहे हो, तो हमेशा इसे आयन में तोड़ के आप करेंगे, शुरू से आखिरी तक यही करना है। आप देखिए, इसको जब आपने ब्रेक किया तो ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, KOH। लेकिन जब इसको इससे कंबाइन करोगे, ध्यान से सुनना, जब इसको इससे कंबाइन करोगे तो क्या बन के आएगा, HO2। भाई इस H प्लस को इस O2-1 से कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, HO2। HO2 ना आपने कभी पढ़ा है ना कभी पढ़ोगे, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैसे पढ़ोगे। तो ये बनना तो चाहिए था, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो इसमें O2-1 आयन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है बेटा। अब देखो, यहां पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -12, और -12 में ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, और कोई भी एलिमेंट अगर अपने इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, अनस्टेबल स्टेट में होता है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। और जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो इसी से रिडक्शन भी होगा और इसी से ऑक्सीडेशन भी होगा। अब जब इसका रिडक्शन होगा ना, तो ये O2-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2-2, मतलब -1 से -2 जा रहा है, और यहां पर स्टेट अगर आप लिख दो तो एक ऑक्सीजन का स्टेट जो पहले -12 आ रहा था,
अब वो -1 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन भी होगा, और ऑक्सीडेशन में आपको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, जहां पर ऑक्सीजन का स्टेट क्या हो चुका है, 0। तो -1 से ऑक्सीडाइज भी हो गया, और सॉरी -1/2 से ऑक्सीडाइज भी हो गया, और -1/2 से रिड्यूस भी हो गया। इसको बोल रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। बैलेंसिंग करें तो यहां पर कितने मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स में ये रिएक्शन हो जाएगी। अब ये जो प्रोडक्ट आपको मिले हैं, ध्यान सुनना, KOH तो बन गया, लेकिन H+ को जब मैं O2- से रिएक्ट करवा रहा था, तो H+ को O2- से रिएक्ट करने पर ये बनना था, लेकिन ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, और ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, स्क्वायर इस पे टूट गया। ये जो H+ बचा हुआ था, ये इस पे अटैक करेगा, माइनस वाले पे, और जब ये H+ इस पे अटैक करेगा, तो यही वाली तो बात आ रही है, क्या बनेगा, H2O2, और साथ ही साथ में क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन अब इतना कुछ अपने को बार बार एग्जाम में याद नहीं रखना है, तो अपन सीधी सी बात कर रहे थे, जो आपको बताया था, नॉर्मल ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी में मिलाने पर हमेशा परऑक्साइड मिलेगा, H2O2 मिलेगा, और इसमें ऑक्सीजन और ज्यादा है, तो परऑक्साइड तो मिलेगा, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और एक और बात, ये जो अभी नीचे वाली रिएक्शन है KO2 वाली, इसका यूज आपने सुन रखा होगा कि एयरक्राफ्ट्स में और सबमरीन्स में ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए और CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए इस सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर बात आते है। पहले ये जो 3 रिएक्शन लिखी है ना, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वाली हाइड्रोलाइसिस, इसको भी लिख ले, एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन। परऑक्सी वाली लाइन जरूर लिख लेना, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को पानी में मिलाने पर या एसिड में मिलाने पर H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। वहां से ये सेट कर लो, बढ़िया। अब जाके कूल हुआ थोड़ा सा। हम्म ये बोल रहे क्या इसका, ये ये तो लिखवा दिया ना स्टेटमेंट। लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड के साथ थोड़ा बहुत परऑक्साइड भी बनाता है, और सोडियम जो है वो परऑक्साइड के साथ थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। लिखवा दिया स्टेटमेंट। चलिए, है ना, ये तीनों हाइड्रोलाइसिस वाली जो रिएक्शन है, उसको लिखने के बाद यूज के ऊपर आते हैं। और ये यूज जो है, इस पे स्टार मार्क कर लेना पड़ा, 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। स्टेटमेंट बोल रहा हूँ यूज के बारे में, लिख लीजिएगा। लिखा नहीं अभी? 3 रिएक्शन तो लिखनी है वो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या क्या लिख ले रहे, क्या है, जगह नहीं है? अच्छा, फिर हाथ काम नहीं कर रहे सा? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बोल बोल, क्या हो गया? हाँ, ये बात भी सही है। चले, है ना, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, यूज के बारे में लिख लीजिएगा। सुपर ऑक्साइड्स लिखेगा, सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन, सुपर ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन spacecrafts and submarines. Superoxides are used in spacecrafts and submarines to absorb CO2, to absorb CO2 and produce oxygen, to absorb CO2 and produce oxygen. चलिए,
इसमें अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये एक्चुअल में जो यूज है ना, ये ज्यादा इसलिए पूछा जाता है कि थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड यूज है, इसलिए इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है और ज्यादा बार पूछा भी गया है। देखिए जैसे स्पेसक्राफ्ट या सबमरीन की बात करें तो क्या प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोग है ना रूम में बैठे हुए, अब यहाँ पर अपन ने इसको कमरे को दरवाजे को लगा दिया, ठीक है, और अपन ने इनहेल कर रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन खत्म और CO2 भर जाए कमरे, तो सफोकेशन ऐसी वाली हालत आ जाती है ना, तो सफोकेशन हो जाएगा। तो हमें जब सफोकेशन हुआ तो हमारे पास तो क्या साधन है कि हमने खिड़की खोल दी, दरवाजा खोल दिया, तो फ्रेश एयर सर्कुलेट होकर अंदर आ जाएगी। लेकिन मान लो कोई सबमरीन में गया हुआ है, स्पेस क्राफ्ट में गया हुआ है, अब वहां पर भी गए हुए 1 महीने 2 महीने बाद वो जो अंदर की जो केबिन की ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी, एक टाइम के बाद तो खत्म हो जाएगी। तो जब वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो ऐसा नहीं कर सकते ना कि दरवाजा खोल दिया, वहां पर एयर जा रहे हैं एयरक्राफ्ट में, दरवाजा खोल दिया, बोले वाह फ्रेश एयर आने दो, तो वो पहली बार और आखिरी बार ही दरवाजा खुला उसका, उसके बाद नहीं खुल पाएगा ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें सबमरीन में गए ऐसे, तो वहां पर ऐसे डोर ओपन नहीं कर सकते, तो उनके पास सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें सिलेंडर्स में उनको बेसिकली स्पेस कैप्सूल दी जाती है, स्पेस कैप्सूल बोलते हैं इसको। तो ये जो सुपर ऑक्साइड वगैरह होता है, इसका ही नहीं कोई भी सुपर ऑक्साइड हो, ये सुपर ऑक्साइड को पानी में मिला देते हैं, पानी में मिलाते से ही वहां पर ये रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और वो ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं बेटा, इनहेल कर सकते हैं। दूसरी बात ये जो KOH है ये है बेसिक नेचर का, और याद करिए हमने शुरू में जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता, इस तरह की बहुत सारी बातें करी थी हम लोगों ने। तो ये है बेसिक नेचर का, और CO2 जो रिलीज कर रहे हैं वो है एसिडिक नेचर का। तो एसिड बेस की रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, ये वहां पर यूज किया जाता है। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक और बात ध्यान रखना, अगर इसमें क्वेश्चन में है ना ऐसा कभी कभी ट्विस्ट डाल देते हैं, वहां नीट में तो नहीं आएगा, यहाँ हो सकता है ऐसा ट्विस्ट डाल दें, ट्विस्ट ज्यादा डालते हैं। तो देखो स्पेस क्राफ्ट और सबमरीन में वैसे किसका यूज करना है, सुपर ऑक्साइड का, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में सुपर ऑक्साइड ही ना दिया जाए, तो फिर आपको और ऑक्साइड को टिक करके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर सुपर ऑक्साइड दिया है तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, सुपर ऑक्साइड होगा। लेकिन मान लो चारों ऑप्शन में कोई सुपर ऑक्साइड है ही नहीं और परऑक्साइड दे रखा, तो आप परऑक्साइड को भी टिक कर देंगे। किस बेसिस पे टिक कर देंगे उसका बेसिस समझ लीजिएगा। एक्चुअल में परऑक्साइड में जो H2O2 बन रहा है, हम ये मान के चलेंगे कि H2O2 भी डिकम्पोज हो जाता है, अनस्टेबल होता है, और ये डिकम्पोज होकर क्या रिलीज कर देगा बेटा, H2O एंड ऑक्सीजन। तो यहां से भी आपको ऑक्सीजन मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखिए मेनली जो आंसर है वो क्या है बेटा, सुपर ऑक्साइड ही होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के बाद आते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के, और रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में ग्रुप 1 ग्रुप 2 एनसीईआरटी क्या क्या बोलता है उसको वन बाय वन समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, जब कोई भी एलिमेंट बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा, हाइड्राइड। देखिए ग्रुप 1 में जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो ग्रुप 1 का हाइड्राइड जो बनेगा वो MH फॉर्मूले का बनेगा, और ग्रुप 2 में जब मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे तो इनका जो हाइड्राइड बनेगा वो MH2 टाइप के फॉर्मूले का बन रहा होगा। तो ये हाइड्राइड वाइड्राइड के फॉर्मूले क्या बनेंगे, मेरे हिसाब से इसमें आपको समझ में आ जाता है, स्टेट से आपको निकाल लेना है। +1 होता है तो +1 का हाइड्राइड बना, +2 है तो +2 का हाइड्राइड बना। दूसरी बात, ये रिएक्शन तो लिखे, उसके बाद ग्रुप 1 की बात करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेटमेंट एनसीईआरटी मिलता है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ग्रुप 1 के साइड में M+H2 gives MH टाइप का हाइड्राइड बनेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बैलेंसिंग आ जाए तो आनी चाहिए आपको। और ग्रुप 2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 2 में MH2 टाइप का हाइड्राइड आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करें बेटा ग्रुप 1 के हाइड्राइड और ग्रुप 2 के हाइड्राइड के बारे में, सुना ये है मेटल और हाइड्रोजन क्या है बेटा, नॉन मेटल। तो अभी आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड इसके ऊपर मेनली डिस्कशन करना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के कंपाउंड जो है इनके बारे में आपको लास्ट तक दिक्कत रहेगी कौन क्या है। तो इसमें से बहुत सारी बातें तो हम लोग पहले भी कर चुके और कुछ बातें यहाँ पर एस ब्लॉक चल रहा है तो आ जाएगी। जो हम लोग ये मेटल ले रहे हैं और ये हाइड्रोजन क्या बेटा, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। तो एनसीईआरटी क्लियरली यहां पर लिखता है कि ऑल ग्रुप 1 हाइड्राइड्स आर आयनिक। लिखिएगा स्टेटमेंट ग्रुप 1 के साइड, ऑल ग्रुप 1 हाइड्राइड्स आर आयनिक, all group 1 hydrides are ionic and have high melting point and have high melting point. All group 1 hydrides are ionic and have high melting point, है ना। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है
कि आपको पता होने से पहली बात तो ये आयनिक, और हम लोग ये जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पर आपको लिखा था जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, और जो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, अगर वो नेटवर्क को भूल दिया जाए तो आयनिक वालों का वैसे भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो वही बात यहां पर लिख रहा है। दूसरी बात, नेटवर्क और ये सब तो हो गया, जो लिथियम है और जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बहुत ध्यान सुनना, लिथियम ले रहे हैं और दूसरे एलिमेंट ले रहे हैं। यहां पर एम का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम। बहुत ध्यान सुनना। तो इन्होंने जो हाइड्राइड बनाया वो एमएच टाइप का बनाया। लिथियम जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो लिथियम का हाइड्राइड भी एलआईएच टाइप का बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी यहां पर टेम्परेचर स्पेसिफाई करता है। इन दोनों रिएक्शन का टेम्परेचर स्पेसिफाइड है एनसीईआरटी के अंदर। तो एग्जाम में जब आएगा तो पता है, तो पता है, वरना आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। ठीक है, ध्यान सुनना। याद करिए कल हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, तो लिथियम की रिएक्टिविटी कम है और बाकियों की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेरेटिवली। अगर हम बात करें, हम ऐसा बोल दें कि लिथियम अपने ग्रुप में एनॉर्मलस बिहेवियर दिखा रहा है, ऐसा मान लें आप, जो मानना है, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, बट रिएक्टिविटी इज द मेन रीजन। लिथियम जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है 1073 केल्विन पे। कितने पे रिएक्ट करता है? 1073 केल्विन। और 1073 को अगर मैं डिग्री में लिख दूं तो सीधे सीधे 800 डिग्री सेल्सियस। डिग्री में याद करना आसान रहेगा आपके लिए, 800 डिग्री सेल्सियस। और ये रिएक्ट करता है 673 केल्विन पे, और डिग्री में बात करूं तो 400 डिग्री। तो आप देखो बाकी जो मेटल है वो हाइड्रोजन से 400 डिग्री पे बर्न होकर रिएक्शन कर रहे हैं, और लिथियम की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। मतलब अगर ये 400 पे बर्न हो रहे हैं तो वो डबल पे बर्न हो रहा है, मतलब उसके लिए रिएक्टिविटी बहुत कम है, उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। या आप एक काम करें, रिएक्शन ही लिख लें, इसमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा कि लिथियम कितने टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है बेटा, 800 पे, और ये कितने पे रिएक्ट कर रहे हैं, 400 डिग्री सेल्सियस। रीजन अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लेना, लिथियम की रिएक्टिविटी कम है इसलिए वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है, रेस्ट ऑल जो है वो मोर रिएक्टिव है इसलिए लो टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है। तो आपसे बस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल, है ना, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एट हायर टेम्परेचर देन द अदर ग्रुप मेंबर्स। तो अब आपको पता होना चाहिए लिथियम, और वहां अगर याद ना भी आए तो थोड़ा सा रिएक्टिविटी पे गौर फरमा लेना, आपको रिएक्टिविटी से आंसर मिल जाएगा कि जो लेस रिएक्टिव होगा उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो आंसर ऑटोमेटिकली लिथियम मिल जाएगा आपको वहां। चलिए, अब ये रिएक्शंस हो जाने के बाद आते हैं ग्रुप 2 के साइड में बेटा, और ग्रुप 2 में क्या क्या प्रॉपर्टीज बोलता है एनसीईआरटी, उसके ऊपर वन बाय वन डिस्कशन करें। सबसे पहली बात, ग्रुप 2 में बेरिलियम का अगर आपको हाइड्राइड बनाना है, ध्यान सुनो, बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है, ऊपर जो रिएक्शन लिखी हुई है इसके हिसाब से हम चले तो बेरिलियम का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करा दो तो डायरेक्टली क्या बन जाने चाहिए बेटा, हाइड्राइड। लेकिन बेरिलियम का हाइड्राइड ऐसे नहीं बनता है। उसके अलावा और भी कुछ बातें कर दे रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर हम लोग बात करें बेरिलियम के हाइड्राइड का तो BeH2 है, MgH2 है, CaH2 है, SrH2 है और BaH2 है। जैसे इनके बारे में बोला गया कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, आयनिक, वैसे यहां पर जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, फिर से पेयर बन रहा है इनका कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड है ये आयनिक नहीं होते हैं, ये होते हैं कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक। आगे जाके पी ब्लॉक में हमें ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड के बारे में पढ़ना, पर हम बेरिलियम का क्लोराइड और बेरिलियम का हाइड्राइड दोनों पढ़ते हैं। BeH2 का डाइमर भी बनता है, BeH2 का पॉलीमर भी बनता है। MgH2 हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि BeH2 की तरह MgH2 भी कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक होता है। ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा, BeH2 and MgH2 are covalent and polymeric. BeH2 and MgH2 are covalent and polymeric. BeH2 and MgH2 are covalent and polymeric, whereas rest all hydrides are ionic. Whereas rest all hydrides are ionic. Whereas rest all hydrides are ionic. ठीक है, और अब इसमें आगे जो पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बेरिलियम का जो हाइड्राइड है, मैंने बोला ये डायरेक्टली नहीं बन रहा, तो एनसीईआरटी क्या लाइन लिखता है, ध्यान सुना। और ये बेरिलियम के हाइड्राइड की बात ही नहीं हो रही,
बेरिलियम डायरेक्टली ना तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, बेरिलियम डायरेक्टली ना तो फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा, अभी आगे जब हम हैलोजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब भी ये बात है, बेरिलियम ना तो डायरेक्टली क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ये ना तो हाइड्रोजन ना फ्लोरीन ना डायरेक्टली क्लोरीन, किसी से भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। तो बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने के लिए हमें अल्टरनेट मेथड यूज करना पड़ेगा, बेरिलियम का फ्लोराइड बनाने के लिए अल्टरनेट मेथड यूज करना पड़ेगा, और बेरिलियम का क्लोराइड बनाने के लिए अल्टरनेट मेथड यूज करना पड़ेगा। और इसका कारण क्या है कि बेरिलियम की रिएक्टिविटी बहुत कम है। हम लोग जब रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, ग्रुप 1 का मेटालिक कैरेक्टर और ग्रुप 2 के मेटालिक कैरेक्टर में से ग्रुप 1 का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है बेरिलियम का मेटालिक कैरेक्टर अपने ग्रुप में सबसे कम है, और ग्रुप 2 से ज्यादा ग्रुप 1 है, मतलब इसका ग्रुप 1 से भी कम है। इसका मतलब है कि सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर अगर किसी का है एस ब्लॉक में तो वो है बेरिलियम, और इसीलिए बेरिलियम ना तो डायरेक्टली हाइड्रोजन से ना डायरेक्टली फ्लोरीन से ना डायरेक्टली क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, या ऐसा बोल दूं कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है अपने ग्रुप पे या अपने ब्लॉक में, और इसीलिए ये डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। और इसको एनसीईआरटी ऐसा बोलता है कि बेरिलियम डज नॉट बर्न विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म इट्स हाइड्राइड। बर्न डायरेक्टली का मतलब है रिएक्ट, है ना, कभी भी ऐसा लिख के आ जाए कि बेरिलियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, तो वहां दिमाग मत लगाने लगना कि बर्न क्या करती है, चला के मत देख लेना। बर्न का मतलब होता है रिएक्शन कराना, क्योंकि सब रिएक्शन किसी टेम्परेचर पे होते हैं तो उसको बर्न बोला जाता है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्रुप 2 में लिखिएगा, बेरिलियम डज नॉट बर्न विथ हाइड्रोजन डायरेक्टली, बेरिलियम डज नॉट बर्न विथ हाइड्रोजन डायरेक्टली, beryllium does not burn with hydrogen directly to form its hydride. Beryllium does not burn with hydrogen directly to form its hydride, ठीक है। तो अगर बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड नहीं बना रहा तो अल्टरनेट मेथड क्या यूज करते हैं उसके ऊपर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अल्टरनेट मेथड ये बोलती है कि आपको बनाना है बेरिलियम का हाइड्राइड, तो बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है, मतलब बेटा एक बात बताओ, अगर किसी एलिमेंट पे हाइड्रोजन का अटैक कराना है तो इस एलिमेंट का आप क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और रिडक्शन कराने के लिए पहले तो आपने रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे ऑक्सीडाइज कराना होता तो ऑक्सीजन डायरेक्टली दे देते हैं, वैसे अगर रिड्यूस कराना तो हाइड्रोजन डायरेक्टली दिया, पर इसने डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं किया। तो अब हमें इस हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ेगा मैदान में, और जो ज्यादा ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट है वो मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं, जो LiAlH4 या NaBH4 आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम अगर ऐसा ले लें, ध्यान से देखो, बेरिलियम का रिएक्शन अगर LiAlH4 से करा दे तो बेरिलियम की रिएक्टिविटी इतनी कम है कि ये डायरेक्टली इससे भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमें यहां पर बेरिलियम का एक्टिवेटेड कंपाउंड लेना पड़ेगा। कैसा कंपाउंड लेना पड़ेगा? एक्टिवेटेड, जहां पर वो पहले से रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और फिर उसका रिएक्शन हमने एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से करा दिया, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से जो रिएक्शन होगा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाना है। क्या करवाना है? डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट की बेसिस बात करता हूं, यहां से देखिए, बेरिलियम पे कितना चार्ज आ रहा है बेटा? +2। Cl पे क्या आ रहा है? -1। Li पे आ रहा है +1। Al पे आ रहा है +3, और H पे आ रहा है -1। एक का केटायन दूसरे के एनायन पे चिपका दो, और दूसरे का केटायन पहले वालों के एनायन पे चिपका दो। इस तरह से रिएक्शन आपको करानी है। तो यहां पर आपको मिलेगा बेरिलियम का हाइड्राइड, साथ ही साथ लिथियम का क्लोराइड, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम का क्लोराइड। कई बार ये दोनों के क्लोराइड आपको इकट्ठा करके, जैसे LiAlH4 है उसके बदले LiAlCl4 दिया जा सकता, तो समझ जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये रिएक्शन आप लिख लें, ये प्रिपरेशन ऑफ BeH2 है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। डायरेक्टली तो बर्न नहीं होगा, लेकिन ये रिएक्शन इस्तेमाल करना। अब इसको रिएक्शन को ऐसे अलग से याद करने की रटने की कोशिश ना करें, लॉजिक समझ लें आप कि बेरिलियम के ऊपर आप किसका अटैक करा रहे हो बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अटैक करेगा तो रिडक्शन कराना है, बेरिलियम का हाइड्राइड आपको बना देना है। और अगर रिएक्शन लिख के दिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट लॉजिक रखें, सीधे से आराम से रिएक्शन हो जाएगी। चलिए, अब ये जो बेरिलियम के हाइड्राइड की प्रिपरेशन पड़ी बेटा, इसके बाद आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद वाटर। वाटर से जब कोई एलिमेंट रिएक्शन करेगा, बनाएगा बेटा हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
तो अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें और ग्रुप 2 की बात करें, ध्यान सुनिएगा, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ के जो मेटल हैं, जब इनको वाटर से रिएक्शन करोगे तो +1 टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और यहाँ के मेटल्स को जब आप वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये +2 टाइप के हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देखिए ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूं तो LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH बनेगा, जबकि यहाँ के हाइड्रोक्साइड्स का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस और BaOH ट्वाइस। जब भी हाइड्राइड ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात आती है, आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल आ जाना चाहिए, क्योंकि एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर किसका क्या होगा ये सब हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। याद करिए, हाइड्रो ऑक्साइड्स हो चाहे हाइड्राइड्स हो, ये एस ब्लॉक के हाइड्राइड है, याद करिए, हाइड्राइड के लिए आपको EN सोचना था या ब्लॉक सोचना था, ब्लॉक। एस ब्लॉक के हाइड्राइड है या पी ब्लॉक के हाइड्राइड है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और अब हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अगर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आता है तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? EN में भी क्या देखना है, मेटालिक है या नॉन मेटालिक। डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों में ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 हो, डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड बनाना है आपको। अब सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड कैसे बनेगा, तो याद करिए, सॉल्युबिलिटी जब हमने पढ़ा था, मैंने बोला था सॉल्युबिलिटी में 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला, अगर एस ब्लॉक का सॉल्ट है तो लैटिस और हाइड्रेशन से सॉल्व होगा, और पी और डी ब्लॉक का सॉल्ट है तो पोलराइजेशन से सॉल्व होगा। बहुत ध्यान सुनते जाएगा, आपका सारा रिवीजन होगा पीरियोडिक और बॉन्डिंग का इन्हीं चैप्टर्स में। अब एस ब्लॉक का सॉल्ट है तो हमें ये तो समझ में आ गया कि लैटिस और हाइड्रेशन लगाना, लेकिन लैटिस और हाइड्रेशन हम एक साथ नहीं लगा सकते थे, क्योंकि एक से ऑर्डर इंक्रीजिंग तो दूसरे से डिक्रीजिंग, तो हमने डिसाइड किया था कि कॉमन आयन छोटा और बड़ा से देखेंगे। अच्छा, सॉल्युबिलिटी में कॉमन आयन छोटा या बड़ा मोनो एटॉमिक पॉली एटॉमिक से डिसाइड करना था या इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से। इसमें कॉमन आयन कौन है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड है 10 इलेक्ट्रॉन, छोटा है, और अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये ऑर्डर है, लैटिस से सॉल्व होगा और डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये ट्रेंड आ जाएगा इसमें सॉल्युबिलिटी का, नोट डाउन करने से। दूरी बना के रखो थोड़ी। चले बेटा, है ना। अब ये सॉल्युबिलिटी वाला जो ट्रेंड अभी आपको बताया वाटर वाले हाइड्रोक्साइड्स के केस में। अच्छा, हाइड्रोक्साइड्स में एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं यहां पर मैंने क्या बोला कि मेटल को जैसे आपने वाटर में मिलाया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मिला, पर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहां पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आप जब बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग नहीं होगा। हालांकि हमें मेन प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करना है, हाइड्रोक्साइड पे फोकस करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब मेटल का रिएक्शन डायरेक्टली वाटर से करा रहे तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, साथ ही साथ क्या रिलीज हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा होगा। खैर, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अच्छा, इतना आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होता है पॉप साउंड बोलते हैं इसको, है ना, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होता है। जैसे सोडियम वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, सोडियम का पीस लिया, पानी में डाल दिया, तो सोडियम उठा के पानी में डाला तो बहुत ही
ड्रास्टिक, वाइगरस रिएक्शन बोलते हैं इसको ना, बहुत ड्रास्टिक रिएक्शन करता है, जैसे पानी में डाला टिकेगा ही नहीं, ऐसे घूमता। देखा किसी ने एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में, तो घूमता बहुत तेजी से वहां पर मूव कर रहा था, और वो पानी जो है वो धीरे धीरे NaOH में चेंज हो जाएगा, और वहां से फिजिंग साउंड इस तरह से निकलता है, जिसको पॉप साउंड भी बोला जाता है। और ये पॉप साउंड जो होता है ये किसकी वजह से आता है? हाइड्रोजन की वजह से आता है। बस बस ठीक है बेटा। अब रिएक्शन विद नाइट्रोजन की बात करें, ध्यान सुनेगा। रिएक्शन विद नाइट्रोजन में क्या होता है उसके ऊपर बात करें। कल आपको वैसे लिखा दिया था, आज भी आते से डिस्कस किया था मैंने, हाई फाई वाले जो होते हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। मतलब ग्रुप 1 में केवल कौन रिएक्ट करेगा? लिथियम। और ग्रुप 2 पूरा रिएक्ट करेगा। लिखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बना के लिख लीजिएगा, या ऐसे कॉमनली भी लिख ले तो भी चल जाएगा। इन ग्रुप 1 ओनली लिथियम, इन ग्रुप 1 ओनली लिथियम reacts with nitrogen. In group 1 only lithium reacts with nitrogen, whereas in group 2 all the elements react with nitrogen. All the elements react with nitrogen. चलिए अब फॉर्मूला बनाना है ना, आते ही आप लोगों को उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लिथियम पे कितना चार्ज होता है बेटा? +1। और जब कोई एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा अपना? नाइट्राइड। तो लिथियम के ऊपर है बेटा +1 और नाइट्राइड में है N के ऊपर 3-, ठीक है। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो लिथियम का नाइट्राइड कैसा बन जाएगा? Li3n, मतलब M3n टाइप का नाइट्राइड बनेगा। और इनका चार्ज होता है +2 और इसका 3 इधर, इसका 2 इधर, तो B3N2 टाइप का ये नाइट्राइड मिलेगा। आगे की बात सुनिए, ये जो नाइट्राइड मिला है, इस नाइट्राइड का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इन नाइट्राइड का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी हाइड्रोलाइसिस की बात हुई थी, और हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन जब भी आएगा, आपको बस काम क्या करना है? आपको वाटर को तोड़ देना है। इस तरह से आपको नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराने से पहले जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसको तोड़िए आयंस पे, और जो वाटर है उसको तोड़िए आयन पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। एक का कैटायन दूसरे के एनायन पे, और दूसरे का कैटायन दूसरे के एनायन पे, इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो लिथियम का क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोक्साइड। और ये H जब अमोनिया पे जाएगा तो 3 इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अमोनिया। तो आपको मिलेगा लिथियम का हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। और यहां पर अगर मैं बेरिलियम नाइट्राइड का कराता हूं तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया मिलेगा। और मैंने मैग्नीशियम का लिखा है, तो मैग्नीशियम का क्या मिल जाएगा बेटा? हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या मिल जाएगा? अमोनिया गैस। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है यहां पर, वो मैं बोल दे रहा हूं, लिखेगा when nitrides are hydrolyzed, then ammonia gas is produced. When nitrides are hydrolyzed, then ammonia gas is produced. Then ammonia gas is produced. ठीक है, रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। Li3n को जब आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो LiOH प्लस NH3 मिल जाएगा। Li3n को जब आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो LiOH प्लस NH3 मिल जाएगा। और बेरिलियम और मैग्नीशियम के नाइट्राइड को भी रिएक्शन कराएंगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस आपको मिल जाएगा। तो जब भी वाटर के साथ रिएक्शन आए, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर फोकस करना है, उसके थ्रू आपको रिएक्शन मिल जाएगा। अगला जो रिएक्शन आता है बेटा, दैट इज रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजेंस में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, ये जैसा ऑक्साइड में हमने पढ़ा, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, है ना, या फिर नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करें, उसमें हमने बोला पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, कलर्ड है, और उनका हाइड्रोलाइसिस भी करा कि वहां पर हाइड्रोक्साइड मिल रहा है के साथ H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। और फिर वो जो स्पेसक्राफ्ट वाला यूज पड़ा वो भी इंपॉर्टेंट था। वैसे ये हेलोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। बहुत सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी है हेलोजेंस के बारे में, जिनकी जानकारी होना जरूरी है, उसको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ग्रुप 1 का अगर हम हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ग्रुप 1 के हैलाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? MX टाइप का, +1 टाइप के हैलाइड बनाएंगे। और ग्रुप 2 का अगर हम हेलोजन से रिएक्शन कराएं तो इनका जो हैलाइड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? MX2 टाइप का हैलाइड बनेगा। पहले तो एक काम करिए, रिएक्शन लिखे, फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर।
ग्रुप 1 का हाइड्राइड एमएक्स, सॉरी हैलाइड एमएक्स टाइप का, और ग्रुप 2 का हैलाइड एमएक्स2 टाइप का। अब देखो मेटल दोनों जगह पर है, और हेलोजन क्या होता है बेटा, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आयन। लेकिन याद करिएगा अल बेली के सीबीआई पहले बता चुके हैं आपको, कोवेलेंट है, बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं, वो बातें वापस से डिस्कस हो रही है। लिथियम के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का ब्रोमाइड और लिथियम का आयोडाइड, हमने क्या बोला बेटा इसको, कोवेलेंट। कोवेलेंट। अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, बहुत ध्यान सुनो। एनसीईआरटी बोलता है क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ लिथियम आर समवॉट कोवेलेंट। बहुत खतरनाक लाइन है एनसीईआरटी है ना, नहीं पढ़ा तो फिर खेल हो ही जाएगा। अपन इसको बोल रहे हैं कोवेलेंट, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, समवॉट कोवेलेंट, और हिंदी में लिखता है आंशिक, मतलब पार्शियली कोवेलेंट, है ना, समवॉट पार्शियल, ठीक है। तो आपको जब इसका, और आगे क्या लिखता है, लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर समवॉट कोवेलेंट आउट ऑफ व्हिच LiI इज द मोस्ट कोवेलेंट। बात तो समझ में आती है, क्यों होती है, पोलराइजेशन लगेगा, एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा। तो तीनों को समवॉट कोवेलेंट बोल रखा है उसने। अब ये पता है, अब एग्जाम में बाई चांस लिख के आ जाता कि LiCl, LiBr, LiI समवॉट कोवेलेंट, ट्रू या फॉल्स। अब पता है कि एनसीईआरटी में समवॉट लिखा है, कोई सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये बात समझना जरूरी है। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा ग्रुप 1 के साइड, LiCl, LiBr, LiI, LiCl, LiBr, LiI are somewhat covalent. LiCl, LiBr, LiI are somewhat covalent. नीचे रख ले, यहाँ रख इसको, टेबल बन जाए तेरे लिए। अकल बड़ी की भैंस भैंस, आगे खसक, कोई बात नहीं। अरे तू खसक आगे, उसको दिक्कत में हो जाएगा, इसलिए बोल रहा आगे आ जा, ठीक है। LiCl, LiBr, LiI are somewhat covalent, out of which LiI is most covalent. Out of which LiI is most covalent. ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो अपने को आइडिया होना चाहिए ऐसा स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये मोस्ट कोवेलेंट या लीस्ट कोवेलेंट जब भी पूछेगा तो आपको समझ में आ जाने से पोलराइजेशन से आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान सुनना, यहां पर अभी हम लोग कुछ बातें करेंगे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl के बारे में, ध्यान सुनिएगा। ये सारे जो क्लोराइड्स हम लोग ले रहे हैं, ध्यान सुनो, हाई फाई वाले क्लोराइड्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, हाई फाई। हाई फाई कौन होता है, एक तो ग्रुप 2 पूरा होता है, जैसे मैं अभी है ना इसमें और भी लिखाऊंगा चीजें, ये लिखना नहीं अभी आपको, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, ये सारे जो कंपाउंड है ये हाई, क्या है बेटा, हाई फाई वाले, ये हाई फाई वाले। जितने भी हाई फाई वाले क्लोराइड हैं ये सारे आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेंगे। कौन सा फॉर्म में मिलेंगे, कौन सा फॉर्म में मिलेगा, याद करिए, इनका हीटिंग इफेक्ट पड़ा था जब मेटल क्लोराइड था, तो हमने लिया था MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, इनके लिए भी हम लोगों ने लिया था और इनको हीट किया था, तो उसमें मैंने बोला था ये आयनिक हाइड्रेटेड क्लोराइड है, और ये AlCl3 और FeCl3 कोवेलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड्स में आया था। वही वाली बात एनसीईआरटी फिर से बोलता है, लिखवाऊंगा अभी इसको, आइए सुनिए। आपसे बोलेगा यहां पर क्या पॉइंट बोलेगा, ध्यान सुनिएगा, कौन सा ऐसा क्लोराइड है ग्रुप 1 का जो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, तो NaCl, KCl, RbCl, CHCl हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलता, केवल LiCl जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, और उसका हाइड्रेटेड फॉर्म का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी लिखता है, वैसे वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड ऑन कंडीशन, चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी ने जो दिया वो यही दिया, तो आपको यही याद रखना है कि LiCl.2H2 बना। आपको क्वेश्चन का बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड इज फाउंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म, है ना, तो सीधी सी बात है, आपको जब हाइड्रेटेड फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आए, फाई देखना है, फाई देखना है, हाई फाई लो फाई भी छोड़ दीजिए, फाई देखना है, जिसका फाई ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, जो मेंबर्स आपको दिए होंगे ऑप्शंस में, जिसका फाई ज्यादा होगा वो हाइड्रेटेड या मोर हाइड्रेटेड मिलेगा, फाई कम होगा वो या तो नॉन हाइड्रेटेड या लेस हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, जो क्वेश्चन दिया होगा। अगर क्वेश्चन दिया 4 ऑप्शन में, विच इज मोर हाइड्रेटेड, तो मोर फाई, विच वन इज ओनली हाइड्रेटेड, मोर फाई, विच इज नॉन हाइड्रेटेड, लेस फाई, विच कंटेन्स लेस वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन, लेस फाई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, फाई, और ये अभी नहीं, ये आगे भी काम आएगा,
जब आगे डी ब्लॉक में आप Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 के बारे में पढ़ेंगे कि K2Cr2O7 को प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, उसका भी आंसर इसी फाइल से निकलेगा। तो ये आगे तक काम में आने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा यहां पर ग्रुप 1 के बारे में। amongst group 1 chlorides only LiCl, amongst group 1 chlorides is found in, only LiCl is found in hydrated form, only LiCl is found in hydrated form। फॉर्मूला लिख लेना LiCl.2H2। क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा वैसा ऐसा हट के ही क्वेश्चन आएगा कि इन चारों में से कौन ये प्रॉपर्टी दिखाता है और कौन ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेगा और एनॉमलस बिहेवियर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे रीजन हाई है। आइए इधर ग्रुप 1 में एक और बात लिखवा देता हूं, फिर आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 1 में क्या है, ध्यान सुनिएगा, याद करिए केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा था, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। तो हमने वहां पर पॉली हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था F2+S- F3- एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2+Cl- Cl3- एग्जिस्ट नहीं करता, Br2+Br- Br3- एग्जिस्ट करेगा और I2+I- I3- एग्जिस्ट करेगा। तो वो यहाँ के हम लोगों ने पढ़ा था। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने ये बात करी थी बेटा कि जैसे नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड वो बना पा रहे थे जिनका सरफेस एरिया ज्यादा था, वैसे ही यहां पर पॉली हैलाइड्स भी वही बनाएंगे जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है। ध्यान सुनिएगा, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अगर मैंने पोटेशियम की रिएक्शन आयोडीन से कराई, पोटेशियम की रिएक्शन आयोडीन से कराई, तो ये पहले तो अपना क्या बनाएगा बेटा, आयोडाइड। बैलेंस नहीं कर रहे, पहले तो क्या बनाएगा अपना आयोडाइड। और क्योंकि आयोडाइड बना, ये समझ लो इसने नॉर्मल ऑक्साइड टाइप की रिएक्शन कर ली, नॉर्मल कंपाउंड बना लिया। अब क्या पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का सरफेस एरिया ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। तो ये और ज्यादा हेलोजन से अभी रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके सरफेस पे जगह खाली है। तो जो ये Ki बना, इसको अगर मैं फर्दर और आयोडीन से रिएक्ट करवाना चाहूं तो ये रिएक्ट करेगा और इसमें से जो I- है I2 के साथ मिलकर I3- मतलब पॉली आयोडाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। उस पॉली आयोडाइड को बैलेंस करने का काम कौन कर देगा? पोटेशियम। तो ये कंपाउंड मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम आयोडाइड या मोनो आयोडाइड भी बोल सकते हैं। और इसे क्या बोला जाएगा? पोटेशियम पॉलीआयोडाइड। ये कारनामे कौन कौन कर सकते हैं बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन ध्यान रखिएगा, पॉलीआयोडाइड में केवल 2 ही पॉलीआयोडाइड बन सकते हैं, Br3- एंड I3-। F3- या Cl3- एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम can react with excess halogen, can react with excess halogen to form, can react with excess halogen to form their polyhalides, to form their polyhalides। एक इक्वेशन ये लिख लेंगे पोटेशियम वाली, यही काम में आती है सिलेबस में, तो आपको बस ये पोटेशियम वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए एटलीस्ट। चलिए अभी हम लोग बात करें, ये जो पोटेशियम का पॉलीहाइड्राइड पढ़ा, ये तो हमने ग्रुप 1 के बारे में जो बातें पढ़नी थी यहां पर वो देखिए। अब आते हैं ग्रुप 2 के साइड। ध्यान सुनिएगा, ग्रुप 2 में अगर बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो बेरिलियम है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसी टाइम पे मैंने बोलता बेरिलियम डायरेक्टली फ्लोरीन से रिएक्ट नहीं करेगा और बेरिलियम डायरेक्टली क्लोरीन से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन तो जनरल रिएक्शन हो गई, लेकिन बेरिलियम इस रिएक्शन को फॉलो नहीं करता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो उसके लिए अल्टरनेट मेथड चाहिए होगा प्रिपरेशन का, ठीक है। उस अल्टरनेट मेथड के ऊपर बात करते हैं। पहले लिखिएगा स्टेटमेंट यहां ग्रुप 2 के साइड में, बेरिलियम cannot combine directly with, beryllium cannot combine directly with F2 or Cl2, beryllium cannot combine directly with fluorine or chlorine, F2 or Cl2,
to give respective halides, to give respective halides, to give respective halides. Beryllium cannot combine directly with F2/Cl2 to give respective halides. Therefore, the method used are, therefore the method used are, therefore the method used are, चले ध्यान से देखिए क्या मेथड यूज की जाती है। अगर हम लोग बेरिलियम के फ्लोराइड की बात करें, बहुत ध्यान सुनिएगा, तो एनसीईआरटी में एक इक्वेशन आपको दे रखी है और वो ऐसी इक्वेशन है NH4BeF4। ध्यान याद करिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स के हीटिंग इफेक्ट में हमने दो केस पढ़े थे, एक तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CSPX। कुछ याद आ रहा है आपको? और इस केस में आपको मिलता था अमोनिया -3 का -3 होता था, और मैंने बोला था यहां से आने पे एक H+ निकला था, वो H+ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ बेस एसिड सॉल्ट, इस तरह की बात करी थी। वैसा कुछ इसमें भी है। ये अमोनियम सॉल्ट है बेटा, और ये जो अमोनियम सॉल्ट है इसके साथ ये जो आयन आपको BeF4- दिख रहा है, इसको भी आप नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि ये भी ऐसा ही काम कर रहा है। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? अमोनिया। पहली बात तो ये -3 का -3 में है, तो इस बात से जस्टिफाई होता है कि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। साथ ही साथ जो इसका H+ निकला, वो H+ BeF4 को आप तोड़िए तो BeF4 बना कैसे था बेटा? BeF2 + 2F- जब जुड़ा था तभी तो BeF4 बना था। तो वो जो दो H+ निकले वो दो F- के साथ कंबाइन होंगे और बनाएंगे 2HF। अब मैं यहां बैलेंसिंग ना करके सिर्फ HF लिख दे रहा हूं, और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा? BeF2 मिल जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BeF2। बेरिलियम का फ्लोराइड डायरेक्टली नहीं बनेगा, बेरिलियम के फ्लोराइड आपको थर्मल डिकम्पोजिशन से बनाना पड़ेगा, और उसके लिए किसको हीट करना पड़ेगा? अमोनियम के जो बेरिलियम फ्लोराइड का सॉल्ट है, इसको हीट करने से बनता है। आगे सुनिएगा, अगला जो प्रॉपर्टी आता है उसमें BeCl2 के बारे में बात करें। ध्यान सुना, BeCl2 का प्रिपरेशन कैसे होगा? तो BeO आपने लिया, बेरिलियम का ऑक्साइड लिया, उस पे आप पास कर देंगे कार्बन और साथ में पास कर देंगे क्लोरीन गैस। अब सुनना मेरी बात, बेरिलियम का ऑक्साइड कैसे मिलेगा इस पर थोड़ी देर के बाद बात करता हूं मैं, है ना। ये हमने जो हीटिंग इफेक्ट ये पढ़ा था, यहां से आएगा। ये बेसिकली हाइड्रोलाइसिस, Mg का जब हाइड्रोलाइसिस कराया था तो ऑक्साइड बना था, तो ये भी वैसे ही BeCl2 जो है वो कोवलेंट है। कोवलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ऑक्साइड बनेगा, थोड़ी देर आता हूं उस पर। ये जो ऑक्साइड बना इसको हमको किसमें बदलना है? क्लोराइड में, एनहाइड्रेटेड। और अगर इसको क्लोराइड में बदलना है तो पहले तो ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटाने के लिए हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, कार्बन या कोक के फॉर्म में। ये कोक क्या करेगा? ऑक्सीजन को यहां से हटा लेगा और Cl अटैक कर देगा, तो आपको मिल जाएगा BeCl2 + CO। ये प्रिपरेशन होती है BeCl2। पहले तो ये दो प्रिपरेशन लिखे आप, फिर आते हैं इस पॉइंट पे। तो बेरिलियम के लिए बिल्कुल जनरलाइज कर ले, बेरिलियम डायरेक्टली ना तो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ना तो ये फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, ना ये क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, और बेरिलियम इवन ऑक्सीजन से भी था, उसका पाउडर्ड फॉर्म लिया था, उसने रिएक्ट करा था, काइनेटिकली इनर्ट था। तो बेरिलियम के बारे में लगभग लगभग हर जगह ये बात आ रही है कि बेरिलियम किसी से भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए कि विच एस ब्लॉक एलिमेंट कैन नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या फ्लोरीन या क्लोरीन, तो आंसर क्लियर है, कौन सा होगा? बेरिलियम। चलिए, अब इस रिएक्शन के बाद आते हैं इस पॉइंट पे जो मैं बोल रहा था आपको, ध्यान सुनना। हमने जो क्लोराइड्स का हीटिंग इफेक्ट देखा था बेटा, वहां पर पहुंच जाइए जरा। क्लोराइड्स के हीटिंग इफेक्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग इफेक्ट, पॉइंट नंबर 6 मेटल सल्फेट्स लास्ट था, उससे जस्ट पहले हमने क्लोराइड्स पढ़ा है। क्लोराइड्स में केस 1 जो आपको लिखाया गया था वो था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पर PCl5 वाली रिएक्शन हमने देखी थी। और उसी के बाजू में केस 2 हमने लिखा था हाइड्रेटेड क्लोराइड, और हाइड्रेटेड क्लोराइड में भी दो केस आपको लिखाए गए थे, एक तो कोवलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड और एक आयनिक हाइड्रेटेड क्लोराइड। उसको खोल के रखें, देखें इधर ध्यान से। वहां पर हमने जब बात करा था बेटा कोवलेंट और उसमें, तो आप देखिए वहां पर मैंने आपको लिखा था AlCl3.6H2, वहां मैंने आपको लिखा था MgCl2.6H2, वहां मैंने आपको लिखा था FeCl3.6H2। ये तो कोवलेंट हाइड्रेटेड थे मेरा, और इन सब का क्या हो गया था? हाइड्रोलाइसिस। और याद करिए इनके हाइड्रोलाइसिस के बाद इनके ऑक्साइड बने थे, इनके ऑक्साइड बने थे, ठीक है। अब इसके अलावा जो थे वो थे CaCl2,
डॉट 6H2O, फिर था SrCl2 डॉट 2H2O, फिर था एक BaCl2 डॉट 2H2O। और ये जो थे ये आयनिक थे, तो इनका सीधे सीधे डिहाइड्रेशन हुआ था और आपको CaCl2, SrCl2 और BaCl2 मिला था। ये मैं आपको उस टाइम पे बोला था, ये काम आएगा आगे एस ब्लॉक में। ठीक है, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। वहां पर हमने ये लिखा हुआ है, Mg लिखा हुआ है और ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, ये जो बेरिलियम का क्लोराइड है, अल्बेली CBI, कोवेलेंट है या नहीं है? तो अगर मैं इसमें अभी थोड़ी देर के लिए ये लिख दूं BeCl2, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसको जब आप हीट करोगे तो इसका भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस होगा। और हाइड्रोलाइसिस होने पर इनकी तरह इसका भी क्या मिलेगा, ऑक्साइड। यही तो अभी आपने किया है। और हम यहां क्या कर रहे हैं, देखो, इनके क्लोराइड्स को तो आप डायरेक्टली डिहाइड्रेट करवा सकते हो, लेकिन इनके क्लोराइड को डायरेक्टली डिहाइड्रेट नहीं करवा सकते, क्योंकि पहले इनका क्या बनेगा, ऑक्साइड। और इनके ऑक्साइड से इनके क्लोराइड पे पहुंचेंगे हम। इनके ऑक्साइड से इनके क्लोराइड पे कैसे पहुंचेंगे, इनके ऑक्साइड्स पे पास करेंगे, वो ऑक्सीजन को निकालेगा और साथ ही साथ Cl2 पास करेंगे, तब जाके इनके क्लोराइड्स बनेंगे, जो भी थे वहां पर, है ना। तो ये सब इनकी, ये जो बात आपको यहां बताई गई है, ये उन सब के लिए है जो हमने वहां पर हाइड्रेटेड कोवेलेंट हैलाइड्स में पढ़ा था। तो अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, ध्यान सुनना। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, एंड हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एस ब्लॉक के अंदर सीधे सीधे लाइन। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। मीनिंग ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, पहले लिखिएगा ग्रुप 2 के साइड में। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, whereas hydrated chlorides of calcium, strontium and barium, undergo dehydration, whereas hydrated chlorides of calcium, strontium and barium undergo dehydration। अब एक लास्ट पॉइंट और इसमें देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये क्लोराइड वाला पॉइंट कंप्लीट होता है इससे। देखिए, ये जो BeCl2 है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये बेरिलियम सेकंड पीरियड का मेंबर है और सेकंड पीरियड का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होता है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी ने भी कुछ नहीं लिखा, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। पर बाकी इन सबको देखें ध्यान से। इनके वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देता है एनसीईआरटी, और MgCl2 के वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, 8। यहां पर मैंने क्या लिखा है, 6। ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में ही एक जगह 6 लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में ही एक जगह 8 लिखा हुआ है। तो वो तो आपको ऑप्शन बेस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, ये वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नहीं होते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर कोई जगह ऐसी है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ज्यादा वाला बनेगा, कम है तो कम वाला बनेगा। तो पर अभी जो मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, इस जगह पर इस प्रॉपर्टी के साथ एनसीईआरटी ने जो दे रखा है मैं वो आपको लिखा रहा हूं। CaCl2.6H2O है, SrCl2.6H2O है और BaCl2.2H2। आप SR में भी देखेंगे चेंज हो रहा है। वहां पर हमने SrCl2 में क्या लिखा था, .2H2, डिहाइड्रेशन जब वहां पर लिखा था। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, 6, क्योंकि एनसीईआरटी में यहां 6 दे रखा है और ऐसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं तो 2 भी मिलता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन चेंज हो सकते हैं, बट आपको जो समझना वो समझिए। इसमें जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, क्या वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम हो रहे हैं, ये समझने वाली बात है। और क्यों, आपको पहले बता चुका हूं क्या होगा, क्या नीचे जाने पर हाइड्रेटेड कोवेलेंट क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम हो रहे हैं। यस, उसका रीजन क्या होगा कि, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीजेस, और रीजन आपका लिखेंगे ड्यू टू फाई क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये एज इट इज लिखो इसको, ये जो क्वांटिटी लिखी इसको एज इट इज लिखो, एज इट इज लिखो। साइड में ऐसा एरो बना के लिखेंगे स्टेटमेंट, MgCl2.8H2O, CaCl2 एंड SrCl2 के .6H2O और BaCl2 के .2H2। ध्यान रखना, ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन चेंज हो सकते हैं, बट जहां पर जो लिखाया है एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली वही आपको लिखा के दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप करेंगे इसमें।
और लिखेंगे on moving down the group, on moving down the group, on moving down the group, water molecule of crystallization, water molecule of crystallization in hydrated chlorides. On moving down the group, water molecule of crystallization in hydrated chlorides decrease. In hydrated chlorides decrease, है ना? रीजन आप लिख लेना, बिकॉज फाई इज डिक्रीजिंग, बिकॉज फाई इज डिक्रीजिंग, बिकॉज फाई इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल कंडीशन होती है। तो ये हेलोजन के बारे में जो हमको पढ़ना था यहां पर आके कंप्लीट होता है। अब इसमें दो और केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, जिसमें एक हमें अमोनिया के लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और एक अलॉय जो है उसके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम लोग कंपाउंड जो है उसको स्टार्ट करेंगे।